हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी आज आपके लिए लाई हूँ कम्युनिकेशन की वीडियो का फोर्थ पार्ट। इस पार्ट में हम ट्रांजैक्शनल और इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे और मिसलेनियस टॉपिक के साथ आज के इस कम्युनिकेशन के टॉपिक को एंड करके इस सीरीज़ का एंड करेंगे। तो इससे पहले जब हमने कम्युनिकेशन मॉडल की बात करी थी तो हमने देखा था कि कम्युनिकेशन मॉडल बेसिकली 3 तरह के होते हैं: लीनियर मॉडल, ट्रांजैक्शनल और इंटरेक्टिव मॉडल। लीनियर मॉडल के 4 मॉडल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। अगर आपको उनके बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट वीडियो का लिंक देख सकते हैं। तो बेसिकली ट्रांजैक्शनल और इंटरेक्टिव मॉडल होता क्या है? ट्रांजैक्शनल मॉडल में सेंडर और रिसीवर दोनों ही कम्युनिकेटर कहलाते हैं क्योंकि दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये इन्फ्लुएंस होता है सोशल, रिलेशनल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के कारण। यहाँ पर मैसेज को कन्वे करना सिर्फ एक रीज़न नहीं होता कम्युनिकेशन का, बल्कि रिलेशनशिप और अलायंस बिल्ड करना भी एक कारण होता है। बार्लेंस ट्रांजैक्शन मॉडल को फॉलो करता है। इंट्रैक्शनल मॉडल के बारे में अगर हम बात करें तो इंट्रैक्शनल मॉडल में सेंडर और रिसीवर ऑल्टरनेटिवली अपना अपना रोल प्ले करते हैं। ये इन्फ्लुएंस होता है फिजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण। यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट होते हैं उन्हें लेबल कर दिया जाता है सेंडर या रिसीवर के नाम से। इसमें सिर्फ मैसेज को कन्वे करना ही मेन रीज़न होता है कम्युनिकेशन का। तो बैलेंस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि ट्रांजैक्शनल मॉडल भी कहलाता है, इसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। डीन बार्लैंड ने ये मॉडल प्रपोज किया था 1970s में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को ध्यान में रखते हुए। इसे बैलेंस ट्रांजैक्शनल मॉडल भी कहा जाता है। यहाँ पे इस मॉडल की सबसे मेन खासियत ये है कि सेंडर और रिसीवर यहाँ दोनों की एक साथ बात करी गई है। अदरवाइज़ आप किसी भी मॉडल को अगर देखते हैं कम्युनिकेशन मॉडल के, तो सेंडर एक एंड पे होता है और रिसीवर एक एंड पे। इन दोनों के फील्ड ऑफ एक्सपीरियंसेस भी शेयर होते हैं इसी कारण, क्योंकि हम यहाँ पर दोनों के एक पॉइंट पर एक साथ बात कर रहे हैं और यहाँ पर नॉइज़ को भी कंसीडर किया गया है। अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की बात करी गई है। ट्रांजैक्शन मॉडल में साइमल्टेनियस मैसेज सेंडिंग और नॉइज़ और फीडबैक के बारे में भी बात करी गई है। ये चारों चीज़ें इसको बाकी सारे मॉडल से हटकर दिखाती है। बार्लेंस मॉडल इज टेकन एज क्रिटिक्स मोस्ट सिस्टमैटिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि क्रिटिक्स ने इसको एक सिस्टमैटिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की तरह अप्रेज किया है। कॉन्स यानी कि डिसएडवांटेजेस क्या है बैलेंस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के, कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और सेंडर और रिसीवर को अपनी बात को समझाने के लिए कुछ कोड्स के थ्रू बात करनी पड़ती है और इन कोड बुक के बारे में इस मॉडल में कहीं पर भी बताया नहीं गया है। अब हम बात करते हैं अपने इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, ऑस्गुड स्क्रैम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ये नॉर्मल मैसेजेस जो हम सेंड करते हैं रिसीवर तक, उसी का एक SNCR मॉडल की तरह हम देख सकते हैं, जिसमें कोई एक सोर्स या सेंडर मैसेज को एनकोड करेगा, आगे भेजेगा और जब वो डेस्टिनेशन पे रिसीवर के पास पहुंचेगा, रिसीवर उसे डिकोड करेगा, देन इंटरप्रेट करेगा, फिर अपने मैसेज को एनकोड करके फीडबैक के फॉर्म में आगे सोर्स तक भेजेगा। फिर ये प्रोसेस चलेगी कि डिकोडर डिकोड करेगा, मैसेज को इंटरप्रेट करेगा और फिर अपना एक मैसेज बनाकर एनकोड करेगा। तो ये एक सर्कुलर प्रोसेस है जो कि मैसेज फीडबैक के थ्रू सेंडर टू रिसीवर फॉरवर्ड होती जा रही है। अब इस मॉडल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। ये एक डायनामिक मॉडल है जिससे ये पता चलता है कि सिचुएशन कैसे चेंज होती है सेंडर और रिसीवर की। ये बताता है कि मैसेजेस को बार बार सेंड करना, रिडंडेंसी क्यों एक एसेंशियल पार्ट है। देयर इज़ नो सेपरेट सेंडर एंड रिसीवर और सेंडर एंड रिसीवर इन द सेम पर्सन सेंडर एंड रिसीवर इज़ द सेम पर्सन। यहाँ पर कोई अलग से सेंडर या रिसीवर नहीं है। सेंडर और रिसीवर एक ही पर्सन भी हो सकते हैं। एज्यूम कम्युनिकेशन टू बी सर्कुलर इन नेचर। इसमें बताया गया है कि पूरा का पूरा कम्युनिकेशन जो है वो एक सर्कुलर नेचर में काम करता है। फीडबैक इसका सेंट्रल फीचर है। कॉन्स यानी कि डिसएडवांटेजेस क्या है इस कम्युनिकेशन मॉडल के? ये सिमेंटिक नॉइज़ को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता है। तवज्जो मतलब ये बात ही नहीं करता है सिमेंटिक नॉइज़ के बारे में। अब सिमेंटिक नॉइज़ क्या होता है? सिमेंटिक नॉइज़ होता है जब हम लैंग्वेजेस के कारण जो नॉइज़ में बैरियर्स आते हैं वो सिमेंटिक नॉइज़ कहलाते हैं। अब
अभी तक के जो मॉडल्स थे ये एक थियोरेटिकल पार्ट था, बट ये 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, अगर आप अपनी लाइफ में कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिवली यूज़ कर कर अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं तो ये 7 C's आपके बहुत काम आने वाले हैं। ये आपके प्रोफेशनली करियर को एनहांस करने में बहुत काम की चीज़ है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि रियल लाइफ में प्रैक्टिकली भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन बेसिकली होते क्या हैं? सबसे पहला सी है क्लैरिटी। क्लैरिटी, सबसे पहले हमें माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें बताना क्या है, उसके बाद हम उसे अपने वर्ड्स में ला सकते हैं। तो क्लैरिटी माइंड की और वर्ड्स की होना बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन में। फिर हम बात करते हैं कंसाइजनेस। कंसाइजनेस का मतलब है शॉर्ट, सिंपल एंड क्रिस्प। शॉर्ट एंड सिंपली हम अपनी बात को कैसे कन्वे कर सकते हैं, दैट इज़ मेंशन इन कंसाइजनेस। कंक्रीटनेस, कंक्रीटनेस का मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ। मैं जिस सीए फर्म में काम करती थी, मेरे प्रिंसिपल मुझसे हमेशा ये कहते थे, या उन्होंने अपने ऑफिस में एक रूल बना रखा था कि अगर आप मेरे कैबिन में आए हैं और मुझसे किसी लॉ के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको मुझे सेक्शन कोट करने होंगे। आपकी बात में एक कंक्रीटनेस या एक मजबूती रहनी चाहिए, आप किस बेसिस पर बात कर रहे हैं। तो कंक्रीटनेस का मतलब है कि आपकी बात का एक रेफरेंस या एक रीज़न होना चाहिए, एक बेसिक मजबूती होनी चाहिए आपकी बात में। करेक्टनेस, करेक्टनेस का मतलब है कि बात आपकी सही होनी चाहिए। कोहेरेंस में बात आती है लॉजिकल बात करने की। जो भी हम मैसेज सेंड करना चाहते हैं वो कुछ लॉजिकल होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए। कंप्लीटनेस में यहाँ पर बात आती है कि कोई भी एक टॉपिक अगर हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसकी हमें कंप्लीट या पूरी जानकारी सेंडर से रिसीवर तक पहुँचानी चाहिए। कर्टिसी, एक हम्बलनेस हमारे बात करने के तरीके में हमेशा रहनी चाहिए। अगर हम इन 7 C's को अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में ले आते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती है। अब दूसरा एक मिसलेनियस टॉपिक है, वो है सेंट्रलाइज टाइप ऑफ कम्युनिकेशन और डिसेंट्रलाइज कम्युनिकेशन। आप इसे सेंट्रलाइज बैंक और डिसेंट्रलाइज बिजनेस मॉडल के तौर पे भी देख सकते हैं। सेंट्रलाइज का बेसिक जो मीनिंग होता है कि सारी की सारी पावर एक अथॉरिटी के पास है, और डिसेंट्रलाइज में हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में बात करते हैं। ये इसका एक मोटा मोटी तौर पे डिफरेंस है। अब सेंट्रलाइज में कम्युनिकेशन फ्लो होता है वर्टिकल। वर्टिकल हमने देखा था टॉप टू बॉटम, बॉटम टू अप, और डिसेंट्रलाइज एक ओपन ट्री की तरह है, यानी कि आप कितने भी ब्रांचेस उसमें आगे दे सकते हैं जितना आप उसे डेलीगेट करना चाहते हो। डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज में स्लो होती है और डिसेंट्रलाइज में कंपैरेटिवली फास्टर रहती है। एडवांटेजेस क्या हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में सेंट्रलाइज टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के, दैट इज़ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और लीडरशिप। यहाँ पर एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और लीडरशिप मिलती है पूरी की पूरी टीम को। डिसेंट्रलाइजेशन में जो लीडर है उसको अपना बर्डन शेयर करने का और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने का मौका मिलता है। पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, सेंट्रलाइजेशन के केस में पूरी की पूरी पावर टॉप मैनेजमेंट के पास है, बट डिसेंट्रलाइज कम्युनिकेशन में मल्टीपल पर्सन हैं जिनके पास अपने हिस्से की पावर है डिसीजन मेकिंग में। रीज़न इसमें ये रहता है कि इनएडिक्वेट कंट्रोल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हम अपनी कंट्रोल जो है बिजनेस का किसी और के हाथ में देना नहीं चाहते। उस केस में हम सेंट्रलाइज मोड ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर जाते हैं। अगर हम अपना कंट्रोल आगे डेलीगेट करना चाहते हैं तो हम डिसेंट्रलाइज मोड ऑफ कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं। ये सेंट्रलाइज कम्युनिकेशन स्मॉल साइज़ के ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होता है और डिसेंट्रलाइज कम्युनिकेशन का मॉडल लार्ज साइज़ ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है। अब हम देखते हैं आजकल एक टर्म आई है हॉट मीडिया और कूल मीडिया। ये क्या होता है? हॉट मीडिया में हाई डेफिनेशन, लो पार्टिसिपेशन, और ये एनहेंस करता है कुछ ही सेंसेस को, यानी कि मूवी, फोटोग्राफी, लेक्चर और स्पीच। यहाँ पर बेसिकली अगर मैं आपको एक फ़ोन का एग्जांपल दूँ, अगर आप फ़ोन देखते हैं तो आपकी कुछ ही सेंसेस उसमें यूज़ होती हैं, जैसे देखना और सुनना। ये हाई डेफिनेशन में होता है, इसमें आपका बहुत ही लो पार्टिसिपेशन होता है और इसमें 2 ही सेंसेस काम आती हैं।
डोंट हैव मच टू बी फिल्ड इन और कंप्लीट। यहाँ पर कुछ ज़्यादा करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती और सारी एनालिटिकल प्रिसीजन आपको ऑलरेडी मिलता ही है। और यहाँ पर क्वांटिटेटिव एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। सिक्वेंशुअल ऑर्डरिंग, ये पूरा का पूरा जो मीडिया है वो आपको एक सीक्वेंस या किसी एक ऑर्डर में ही पूरे की पूरी जानकारी प्रोवाइड करता है। अब कूल मीडिया में लो डेफिनेशन की बात आती है। ये बेसिकली हम बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं या किसी समरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं या इस तरह के जो किंडल या इन शॉर्ट्स करके जो हम चीज़ें पढ़ते हैं जिसमें हमारा माइंड भी इन्वॉल्व होता है और हमारी कई तरह की सेंसेस भी इन्वॉल्व होती हैं। ये कूल मीडिया का पार्ट होता है। तो ये थे आज के कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स। आगे की वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।